यादव साथ अपने लेक्चर में बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स। तो इसे हम अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे। एक होगा टेक्नोलॉजी के स्तर पे इन्होंने क्या किया है, एक इन्होंने योजना या स्कीम के स्तर पे क्या किया है, ठीक है, एक इन्होंने फंड के स्तर पे क्या किया हुआ है ये, और एक इन्होंने मिशन बेस कौन कौन से शुरू किए हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इन चार फैक्टर्स पे हम ये देखेंगे। और साथ ही साथ एंड में मैंने थोड़ा इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए भी एक स्लाइड बनाई है, जिसमें बेसिकली स्कीम को मैंने ध्यान में रखा हुआ है। और स्कीम जो 2014 में इन्होंने शुरू की है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो पहला ये है कि स्टेप बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब भारत सरकार द्वारा आपका टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, सॉरी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। तो पहला आता है हमारा ई नाम। ई नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। तो भारत सरकार द्वारा इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 14 अप्रैल 2016 में की गई थी। आप इसे ध्यान रखिएगा कि डेट्स वगैरह कब, यहाँ कभी कभी प्री भी बन जाता है। तो ई नाम बेसिकली है क्या? तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल, वो सॉरी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या करता है, ये ढेर सारी मंडीज को एक साथ लाके जोड़ता है। ठीक है, इन सब मंडीज को कौन जोड़ता है? ई नाम, है ना। ई नाम को ये यहाँ पे आके जोड़ता है। ठीक है, ये सब एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ते हैं, और फिर जो फार्मर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, और जो ट्रेडर्स होते हैं, फार्मर्स आके अपनी मंडीज में ये जो उसके जो फसलें हैं उनको बेचते हैं। फिर ये मंडीज के माध्यम से फिर किस किस को ये बेचे जाते हैं? ये बायर्स और ट्रेडर्स को वापस बेचे जाते हैं। तो एक तरीके से ये एक इंटीग्रेटेड, यानी कि एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से फार्मर्स अपने फसलों के उत्पादन को मंडीज में बेचते हैं, और इसके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग का ये लोग उपयोग करते हैं। वही है इनाम योजना। अब हाल ही में क्या हुआ कि 2000, हाल ही में क्या मतलब, पुरानी बात है कि 2017 में ई नाम योजना में एक विकास किया गया, और इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल नेगोशिएबल एक शुरू किया गया था। इसके माध्यम से क्या था कि पहले वाली चीज है 2017 2011 में, मगर बाद में, यानी कि ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट। अब ये जो इसमें ये जो अब नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट तो ये पहले से ही था। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट जो है वो 2011 में शुरू किया गया था। और इसमें अभी जो हाल ही में जो लाया है, ये इलेक्ट्रॉनिकल नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट, इसको शुरू किया गया है। अब ये क्या चीज़ है? ये तो ये बेसिकली ये है कि जैसे कि ये वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में क्या होता है कि फार्मर्स आते हैं अपना, जो भी उन्होंने फसलों का उत्पादन किया है उसको रखने के लिए। ठीक है, अब ये जो रखते थे ना, तो इसमें पहले क्या होता था, मतलब 2017 के पहले पहले केवल नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट को ही ये लोग जारी करते थे। और अच्छी बात ये थी कि ये नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट जो है, ये जो आपका बैंक होते हैं, है ना, बैंक में जाके ये इसके माध्यम से लोन ले सकते थे। ठीक है, लोन ले सकते थे। अब इसमें कई बार मगर हेरा फेरी हो जाती थी, है ना, क्योंकि भारतीय तो जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं किसी ना किसी चीज का। तो अब जो है 2017 से भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिकल नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट को शुरू किया गया है, ताकि अब ये वाली जो चीज़ है, ये क्या बोलते हैं, तुलने वुलने के बाद अपने आप इसमें रिसिप्ट निकला करे। तो ये जो था हमारा पहला टेक्नोलॉजिकल बेस्ड डेवलपमेंट था, जो भारत सरकार द्वारा किया गया था। दूसरा आता है हमारा भारत नेट। अब ये जो भारत नेट है, इसको शुरू किया है 2015 में, जबकि ये जो शुरुआत है ये 2011 से ही था, मगर उस टाइम पे इसका नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था 2011 में, जब इसको शुरू किया गया था। और इसका टारगेट ये था कि 25 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड, यानी कि हाई फाई जो इंटरनेट स्पीड होती है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड, ये जैसे कि इसको लिखा हुआ है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इससे जोड़ने का इसकी 2015 में आके जब एनडीए गवर्नमेंट आई, तो एनडीए गवर्नमेंट ने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदल के भारत नेट कर दिया है। अब इससे बेसिकली एग्रीकल्चर को क्या फायदा होगा? तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि कैसे इंफॉर्मेशन किसी को बड़ा बना सकते हैं। अभी आप देखेंगे शेयर मार्केट में, अगर आप देखते हैं तो शेयर मार्केट क्या है? बेसिकली इंफॉर्मेशन किस एक टेक्निक है, जिसके माध्यम से आप अलग अलग कंपनी से पैसा लगा के अमीर बन सकते हैं। तो सिमिलर चीज यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर लागू होती है।
कि जैसे ही ब्रॉडबैंड तकनीक आएगी, इंटरनेट आएगा, तो लोग बाग क्या है, अपने क्षेत्र से बाहर निकल के दूसरे एरिया से भी जुड़ेंगे। जब वो दूसरे एरिया से जुड़ेंगे तो उनको उधर की इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी। अब जब इन्फॉर्मेशन होगी तो बेसिकली उन्हें ये समझ में जाएगा कि हमें हमारे क्रॉप्स के लिए बेहतर मूल्य कहाँ मिल सकता है। जहाँ मूल्य मिलेगा वहीं पर ही वो उसको बेचेंगे। तो यह है भारत नेट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। फिर क्या हुआ था कि ICAR, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना भारत में हुई थी 1929। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि माई सीपेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब ये माई सीपेट मोबाइल ऐप क्या है? माई सीपेट इसमें ये बताता है कि ICAR द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए या किसानों की मदद के लिए जो भी विकास किया जाएगा, जो भी प्रौद्योगिकी विकास होगा, उत्पादों से संबंधित जो भी विकास होगा, मशीनरी को लेकर के जो कुछ भी विकास होगा, वो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को उसकी जानकारी। तो इससे बेसिकली ये होगा कि उनको नई इनोवेशन टेक्निक, जो भी इनोवेटिव चीज करने में पहले तो उनको जानकारी मिलेगी और फिर वो उसको अ, अपने विकास के लिए यूज कर सकते हैं, फसल उत्पादन के लिए। फिर ये क्या है? एग्री मार्केट ऐप है। तो ये ऐप बेसिकली क्या है? तो इसमें ये हुआ है कि ये किसानों को फसल की कीमत से हमेशा अपडेट रखना। कई बार किसान जो है वो फसल बस इसलिए बेच देते हैं कि उनको डरा दिया जाता है कि आने वाले टाइम में आपकी फसल की कीमत का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। तो उनको ये लगता है कि यार जब कम होना है, मतलब भरोसा कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो जब उनको ये लगता है कि अगर मूल्य कम होना है तो ना हम अभी बेच दें इसको, तो ऐसे क्या होता है कि वो कम दाम में ही अपना उत्पाद बेच देते हैं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एग्री मार्केट ऐप को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसानों को फसल की जो कीमत, हाँ, जो प्राइस ऑफ अ क्रॉप वो रहती है, उससे हमेशा अपडेट रखती है ना? ताकि संकटपूर्ण बिक्री करने से उनको हतोत्साहित किया जा सके। संकटपूर्ण बिक्री मतलब क्या है कि वही कि भाई आपातकाल वो कुछ भी स्थिति आ रही है, बाढ़ आ रही है, मान लो अर्थक्वेक, कुछ भी अफवाह फैला दी है, यार अब है ना, कारण जो है आपकी मूल्य जो है वो कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा एग्री मार्केट ऐप को लॉन्च किया गया था। और इसकी विशेष एक बात ये भी है कि ये 50 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ पे भी किसानों का लोकेशन होगा, उसके 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर तो जो भी वो बेच रहे हैं, चाहे गेहूँ बेच रहे हो, धान बेच रहे हो, बाजरा बेच रहे हो, मक्का बेच रहे हो, उसकी कीमत मिलती जाएगी। ठीक है। फिर एक आता है दूसरा, क्या उन्होंने शुरू किया था? भारत निर्माण प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो भी अगेन जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो भारत निर्माण बेसिकली है क्या कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के जो रिमोट एरिया है वहाँ तक दूरसंचार सुविधाओं की आपूर्ति। अब बेसिक सी बात फिर वही आ जाती है कि अगर आप जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी, वैसे वैसे आप उतने सशक्त होते जाएंगे। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो आप ही को ये पता रहेगा कि कब मुझे कौन सा निर्णय लेना है, कब नहीं लेना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, किस उत्पादित फसल को कितने मूल्य पे बेचना है, कितने दिन रुकना है। तो सीधी सी बात यहाँ पे वही है कि भारत निर्माण के माध्यम से किसानों को इंफॉर्मेशन के माध्यम, हाँ, जानकारी के माध्यम से सशक्त करना और अपने उत्पाद को बेहतर कीमत पे बेचने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। फिर कौन सा आता है? ई गवर्नेंस। भारत सरकार ने ई गवर्नेंस के तौर पे क्या क्या प्रयास किए? तो एक आता है किसान पोर्टल की शुरुआत की है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, और एम किसान यहाँ पे मोबाइल से है। ठीक है। यहाँ पे जो एम का मतलब है वो मोबाइल से है। ठीक है। तो क्योंकि आजकल क्या है, आजकल हर किसी के पास अपना स्मार्टफोन है, तो इसलिए एम एम किसान की संकल्पना यहाँ पे शुरू की गई थी, और एम पोर्टल तो यहाँ पे बताया गया था। तो ये जो पोर्टल्स हैं ये इन दी एंड में मतलब ये है कि कुछ में है, कुछ में नहीं है। और इन दी एंड में ये समझ में आता है कि सबके अंदर एक कॉमन जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो कौन कौन सी है, कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से फार्मर्स को ये बताना कि आप कौन सी क्रॉप उगा सकते हो, आप कौन सी फसल उगा सकते हो। ठीक है। गवर्नेंस प्रोग्राम के बारे में उनको अवगत कराना, है ना, सरकारी शासन के जो कार्यक्रम से उनसे अवगत कराना। मृदा की जो स्थिति है, सॉफ्टवेयर को मानकीकृत किया गया है। ठीक है। मृदा की स्थिति के बारे में पता चलता है। सॉइल हेल्थ कार्ड अलग स्कीम एक शुरू भी की गई है, जो इसी का एक प्रयास है। तो इसके माध्यम से इन दी एंड में यही समझ में आता है कि कैसे भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी के बेस पे किसानों को सशक्त करने का प्रयास किया। अब इसमें अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बेसिकली एग्रीकल्चर को वर्तमान से जोड़ के देखना है, कि अगर आप अपना जीवन देखिए ना कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हेल्थ को हमारे लिए बहुत ईजी है, कि आज हमें पथरी का पता चल जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट का पता, हाँ, हमें कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है। तो हमको हेल्थ के तौर पे कितनी अच्छी सुविधा हुई है, वैसे ही और हम को फिर समझ में आता है कि हमें क्या खाना चाहिए।
तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में किसानों को ये बता दिया है कि जो मिट्टी है उसकी क्या स्थिति है, जलवायु कैसी है, पर्यावरण कैसा है, तापमान कैसा है, नमी कितनी है, तो उसी के आधार पे वो लोग अपने किसानों का फसलों का उत्पादन करेंगे और उनको उसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रयास। फिर बाद में एक और आता है कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन, है ना। किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन का विकास किया गया। अगेन ये वही वाली चीज है कि इसका विकास महत्व मापदंडों पर किसानों को सूचना के प्रसार की सुविधा के लिए, जैसे कि मौसम कैसा है, बाजार मूल्य क्या है, फसलों का संरक्षण कैसा है, इनपुट डीलर में क्या क्या आता है कि बीज, कीटनाशक, उर्वरक, यानी कि फसल जब आप उगा रहे हो तो फसल उगाते टाइम जो जो उसमें इनपुट लागत लगेगी, जो जो उसमें यूज होता है, जैसे बीज यूज होता है, उसमें उर्वरक यूज होता है, उसमें पेस्टिसाइड्स यूज होता है ना, इन सारी चीज़ों को इनपुट डीलर कहते हैं। फार्म मशीनरी, मौसम के बारे में उनसे अवगत कराना, इन सारी चीज़ों को एक ही एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवाने के लिए किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च, ठीक है। फिर कृषि मंत्रालय के, इसके अलावा कृषि मंत्रालय के द्वारा दो अलग से ऐप्स लॉन्च किए गए, CHC फार्मा मशीनरी। अब ये क्या है, अब ये बेसिकली जो आपके स्मॉल और मार्जिनल किसान होते हैं उन लोगों के लिए, उनके 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर भीतर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी मशीनरी इनपुट चाहिए रहेंगी उनको सब्सिडी के तौर पे भारत सरकार द्वारा अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन का सीधा सीधा यही है। और एक बात यह है कि ये बहुभाषीय में अवेलेबल है, मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन है, मतलब हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, गुजराती हो गया, इन भाषाओं में भी अवेलेबल रहेगा। और फिजिबल फिजिबल रेट, यानी कि कौन सा होता है कि व्यवहारिक मूल्य पे इसको अवेलेबल करवाना। कई बार अब वो तो रहते हैं मगर ऐसा लगता है कि रेट बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा ये CHC फार्म फार्म मशीनरी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा था कि कृषि किसान एप्लीकेशन फॉर जियो टैगिंग। अब ये एप्लीकेशन क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि दो फार्मर है, ए और बी, ठीक है। अब इस ए ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। अब ये शेयर करना चाहता है तो, और बी को बताना चाहता है, तो अभी डायरेक्टली अब बात तो बता नहीं पाएगा। तो इसके लिए मतलब ऐसे भी बता सकता है, मगर इसी को और अच्छे इजी तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए किसान कृषि ऐप को लॉन्च किया गया था, ताकि ये इसके माध्यम से लोगों तक ये बता सके कि मैंने कैसे अपना प्रोटेक्शन बढ़ाया और आप भी उसको कैसे कर सकते हो। तो फसलों की उच्च गुणवत्ता वाला कोई भी किसान अन्य किसान को खेती की सर्वोच्च प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस मंच का उपयोग कर सकता है, ठीक है। अपने अपने तरीके बता सकता है, जैसे आज के टाइम पे यूट्यूब हो गया कि कई लोग आजकल यूट्यूब पे अपने लेक्चर भी शेयर करते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ अपने ये बताते हैं कि उन्होंने आज क्या उनको कुछ नया नया मिला है, ठीक है। फिर पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने मिलकर एक मेघदूत ऐप को लॉन्च किया था। ये ऐप क्या है, मेघदूत, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिकली क्या है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की तीव्रता और दिशा के बारे में किसानों को अवगत कराता है, ताकि वो उसी के अनुसार अपने फसलों के संबंध में निर्णय ले सकें। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोचा है कि यार मैं कल जो है सोयाबीन की फसल सोयाबीन के बीज बो देता हूँ, ठीक है। मगर आपने देखा क्या कि भाई वेदर फोरकास्टिंग ये हो रही है कि कल जो है भीषण बारिश होने वाली है, तो उससे क्या हुआ कि आपका फसल का जो आपका डिसीजन था वो बच गया, क्योंकि आप रुक गए वहां पे। तो इस तरीके से इन्होंने हेल्प किया, टेक्नोलॉजी ने भारत को हेल्प किया है, ठीक है। ये तो पूरा टेक्नोलॉजी बेस हो गया हमारा, ठीक है। आप इन सब के ना एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या समझाने के लिए मैंने बताया है, मगर जब 11 नंबर में भी अगर इस टाइप को कुछ क्वेश्चन आता है लिखने के लिए तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बेसिकली जगह भी कम रहती है। और केवल एक ही चीज़ तो आप बताओगे नहीं कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या क्या उन्होंने किया है। आपको 2 ही पन्ने रहते हैं वहाँ पे लिखने के लिए, तो पहले तो आप 5-6 लाइन का एक इंट्रो लिखोगे, ठीक है। इंट्रो लिखने के बाद उसमें आप ये लिस्ट बना दोगे कि कौन कौन सा एप्लीकेशन कब कब शुरू किया गया, कौन कौन सी सुविधाएं शुरू की गई हैं, क्योंकि एक इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी एक पॉइंट बन जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी खुद एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो आपने ऐसे लिस्ट बना लोगे, फिर अगले पेज पे आप ये बताओगे कि क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए। तो बेसिकली ये जो अंदर की चीज़ें हैं ये आपको समझाने के लिए की गई हैं, आप इनका लिस्ट बना के अपने आंसरों को एनरिच कर सकते हैं। तो पहले की जो स्लाइड्स थी वो टेक्नोलॉजी के बेस पे थी कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के दम पे भारत सरकार ने कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाया है। अभी जो है ये यहाँ से हम स्कीम्स को देखेंगे कि स्कीम्स के बेसिस पे कैसे भारत सरकार ने एग्रीकल्चर को बढ़ाने का प्रयास किया। तो पहली स्कीम आती है परंपरागत कृषि विकास योजना, इसे भारत सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था।
और ये लॉन्च किया गया था किसके लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, और इसके माध्यम से प्रोडक्शन, सॉइल हेल्थ, एनवायरनमेंट के साथ साथ जो ह्यूमन हेल्थ है इसको भी ठीक करने के लिए, या फिर उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अनुसार फार्मर विल एनकरेज टू फॉर्म ग्रुप्स एंड क्लस्टर एंड टेक ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड ओवर लार्ज एरिया ऑफ ए कंट्री। इसमें क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर का मतलब ये रहता है कि बहुत सारे जो एरिया रहते हैं इनको एकीकृत करके यूज करना रहता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 4 एकड़ जमीन है, किसी के पास 8 एकड़ जमीन है। ठीक है, अब इन सबको एक क्लस्टर के बेस पे डेवलप कर लिया। अब इनको आप बोल रहे हो कि भैया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, और फिर जैसे जितना उसमें इन्वेस्ट किया उस हिसाब से उसको उसका वो मिल जाए। ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजना। अब इसके इससे मदद क्या मिलेगी? इससे ये हो रहा है कि कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इससे कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का मतलब है नकदी जैविक उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। अब नकदी जैविक उत्पाद को बढ़ावा मिलने से क्या होगा? आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, कि आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स की इनकम जो है वो बढ़ेगी। तो बेसिकली आप देखोगे कि एक तीर से कितने निशाने लग रहे हैं। फिर प्रोडक्शन विल बी पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू फ्री। अब पेस्टिसाइड्स मतलब इसमें वही कीटनाशक, खरपतवार, इनका यूज अगर कम होगा तो ये इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हेल्थ इशू तो पॉकेट से, मतलब जेब से जो पैसा खर्चा हो जाता है हेल्थ वगैरह में, उसमें उसको रोकने में सहायता मिलेगी। तो इससे क्या होगा? उनकी सेविंग्स बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा? इकोनॉमिकली वो सशक्त होंगे। बेसिकली ये पूरा का पूरा एक साइकिल है, वो शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएगा और उनके क्षमता को वो बढ़ाएगा, और फार्मर्स को जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको बेहतर तरीके से उपयोग करने में प्रोत्साहित करेगा। तो ये था हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। फिर हमारा आता है फसल बीमा योजना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। इसके पहले दो योजना पहले से क्रियान्वित थी। कौन सी? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। और एनडीए सरकार जब आई तो एनडीए सरकार ने वो इसका सरलीकरण करते हुए दोनों योजनाओं को मिला करके एक एकीकृत योजना बना दी। कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसकी विशेषता क्या है कि प्रीमियम प्रीमियम बेस है। इसमें अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम ये देय होगा। जैसे खरीफ की फसल के लिए 2% है, रबी की फसल के लिए 1.5% है, और जो कमर्शियल यानी कि के जो नकदी फसल है और बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% की प्रीमियम दर देना रहेगा। अब प्रीमियम दर पे करने के बाद जो बचा हुआ जितना भी रहेगा वो सब की सब कौन पे करेगी? वो सब की सब पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट पे। ठीक है, अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हो रही है? एक तो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का यूज हो रहा है, ताकि आप इस ऐप के माध्यम से किसान जो है वो बहुत आसानी से अपने आप को एनरोल करवा सकें इस योजना का लाभ लेने। फैसिलिटेट इजियर रिपोर्टिंग ऑफ क्रॉप लॉस। हाँ, मतलब जो भी आपको नुकसान होता है उसका एक सरल तरीके से रिपोर्टिंग, और 72 घंटे के अंदर अंदर उसको रिकॉर्ड पे चढ़ाने की सुविधा। इसमें क्या यूज हो रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल हो रहा है, जैसे सैटेलाइट इमेजरी का यूज हो रहा है। जैसे इस बार की जो हमारी 2021 रिपोर्ट आई है, कौन? फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें रिसोर्स सेट का प्रयोग, रिसोर्स सेट सैटेलाइट का प्रयोग किया। इस तरीके से ये एग्रीकल्चर में भी सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग किया जाता है। रिमोट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल अलग से लॉन्च किया गया है, लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि कैसे भारत सरकार ने 2022 तक, भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 में बताए गए हैं कि किसानों की आय को 2 गुना करने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा, उसके पूर्ति के लिए किस तरीके से कदम उठाए। अब ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ऑब्जेक्टिव क्या 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 है इसमें? तो एक तो इसमें क्या मिल रहा है? एक इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा किसान। इंश्योरेंस कवरेज मिलने के साथ साथ क्या मिल रहा है? एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, देख रहे हैं कि वर्तमान में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सरकार किसान हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा इसमें, यानी कि बीमा कवरेज मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि इसमें है ना स्थिरता आएगी किसानों की आय में, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इसमें तय की जा रही है किसानों की आय में स्थिरता आएगी।
और इसके साथ ही क्या होगा कि कई बार जो होता है इंश्योरेंस के माध्यम से ये होगा कि कोई भी इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी आएगी, है ना, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अगर कोई आएगी तो उसको अडॉप्ट करने में ये किसानों को प्रोत्साहित करेगा। तो अडॉप्ट करने में प्रोत्साहित क्यों करेगा? इंश्योरेंस दिया जा रहा है ना यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से। वो क्या बोल रही है आपके, कुछ भी अगर भारत सरकार अपनी तरफ से जो बीमा, आप जितने भी पैसे का आपने बीमा कराया है वो भारत सरकार की तरफ, ठीक है। तो ये इसके दो तीन ऑब्जेक्टिव हो गए, इंश्योरेंस कवरेज हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट सहायता हो गई, किसानों की आय में स्थिरता लाने में फुल रहेगा, इनोवेशन को अडॉप्ट करने में प्रोत्साहित करेगा। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इसी को मैंने ये हिंदी में दिया हुआ है। 2016 में इसको किया था मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और शोधित राष्ट्रीय कृषि मिला करके प्रधानमंत्री कब 2000। फिर ये ऐप्स वगैरह ये हैं, ये फसल बीमा ऐप को प्रौद्योगिकी के तौर पे फसल बीमा ऐप को शुरू किया गया है। नवीन तकनीक करण यानी उपग्रह इमेजनरी रिमोट का प्रयोग किया जाएगा और PMFBY पोर्टल का यूज किया। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी स्कीम आती है? इसके बाद आती है ग्रामीण भंडारण योजना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो रूरल एरिया है, ठीक है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो स्टोरेज है, तो भंडारण क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू। तो क्या है कि ग्रामीण भंडारण योजना है, ग्रामीण गोदाम योजना को निर्माण या मरम्मत करने वाले व्यक्ति या संगठन सब्सिडी प्रदान करने की सरकार की पहल है। अब इसमें क्या है, मेरे को ईयर नहीं मिला था तो इसलिए मैं यहाँ पे ईयर लिख नहीं पाया। तो ये एक ग्रामीण भंडारण योजना भारत सरकार ने शुरू की थी ताकि स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जा सके। फिर एक आता है कौन सी, स्वामित्व योजना। अब इसमें आप है ना मिनिस्ट्री को ध्यान रखिएगा, ये रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। बेसिकली ये क्या था, ये सर्वे ऑफ विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है, ग्रामीण ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। अब इसमें यह है कि जो किसानों की जो भूमि होगी, उनका जो घर होगा, उनका उनका ड्रोन के माध्यम से डिजिटल मैपिंग करते हुए पूरा का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका वो इकोनॉमिकली पर्पस के लिए यूज कर सकें। इस पूरी की पूरी योजना का यही महत्व है। मैपिंग पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से 4 वर्षों की अवधि यानी कि 2020 से लेकर के 2024 तक की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो योजना है 2020 में शुरू हुई है, ठीक है, 20-21 ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आपको जैसे ईयर में कंफ्यूजन होता है ना, तो एक ऐसी भी ट्रिक होती है कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि यार 20 में हुई थी कि 21 में हुई थी, तो 2020-21 करके भी आप लिख सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है, ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल एरिया। कई बार जमीन विवाद का समाधान हो जाएगा इससे डिजिटल मैपिंग के माध्यम से, है ना, किस किसान को कौन कौन सी सुविधा हम दे सकते हैं उसका इससे मूल्यांकन हो सकता है। तो इसके बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे। बेसिकली ये तो क्या है, 3-3 नंबर के हिसाब से है कि 3-3 नंबर में आपका अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर में अगर आ जाएगी भारत सरकार ने कृषि के लिए कौन कौन से योजनाओं को क्रियान्वित किया है, तो उसमें 8 लाइनें होती हैं। तो 8 लाइनें में आपको 8 योजनाएं लिखनी है। ठीक है, तो आप ये सब समझाने का आपको वहाँ पे वो इतना फोकस आपको मिलेगा नहीं। टाइम फोकस का मतलब टाइम आपको मिल नहीं पाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, स्वामित्व योजना। ठीक है, फिर हमारी आती है ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, जो मध्य प्रदेश वो सॉरी भारत सरकार द्वारा मई 2017 में शुरू किया गया था। अब ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स भी हैं। मतलब जैसे एक आप देख सकते हैं मेगा फूड पार्क स्कीम है, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज है। ये सारी की सारे पीएम संपदा योजना के अंदर में आते हैं। अब मेगा फूड पार्क योजना क्या है, तो ये बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भारत में बढ़ावा देने के लिए मेगा फूड पार्क योजना शुरू की गई थी, ताकि फार्मर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और कंज्यूमर को एक जगह आकर के हम जो है अच्छे से उत्पाद दे सकें। तो जब ये योजना शुरू की गई थी तो भारत सरकार द्वारा 42 मेगा फूड पार्क
इस्टेब्लिश करने की योजना थी, जिसमें से वर्तमान में 42 में से वर्तमान में कितने कार्यरत हैं? 22। तो यहाँ पे आपके 2 प्री के क्वेश्चन है कि कितने का लक्ष्य रखा गया है, वर्तमान में कितने क्रियान्वित है। अब इन 22 में से मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक है एंगस मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन में है और दूसरा है अवंती मेगा फूड पार्क जो कि कहाँ है? देवास में है। अब इससे इस योजना को क्यों शुरू किया गया था? तो पहला तो वही था कि सबको एक साथ लेकर आना, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, किस-किस को? फार्मर्स को, प्रोसेसर्स को और रिटेलर्स को और कंज्यूमर्स को लेकर आना। ताकि ये लोग क्या कर सकें, ये लोग रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन कर सकें, कच्चे माल में मूल्य 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 बढ़ावा कर सकें, है ना? न्यूनतम आपका वेस्टेज हो, ठीक है? इंक्रीज़ द फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके और एम्प्लॉयमेंट का रोज़गार का सृजन हो सके। कहाँ पे? बेसिकली रूरल सेक्टर में, ठीक है? फिर कौन-सा है? इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोल्ड चेन क्यों चाहिए भैया? तो कोल्ड चेन का ये है यहाँ पे कि जैसे ये अगर आपका वेयर हाउस है, अब कोई सी चीज़ मान लो आपको बॉम्बे से भेजनी है कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है? या फिर मान लो हिमाचल प्रदेश में भेजनी है। अब यहाँ से ये बीच तक का जो रास्ता है, अब ये पूरा का पूरा ऐसा तो है नहीं ना कि एक जैसे ही मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ अलग है, क्योंकि आप यहाँ से जाओगे तो मध्य प्रदेश आपको क्रॉस करना पड़ेगा, आपको यूपी क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तापमान कितना ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे अब जब आएँगे तो उसको स्टोर करने के लिए आपको वैसे तापमान के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए रहेगा। तो इसको ही विकास के लिए इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू किया गया है। फिर इसके अलावा क्या है कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि खाद्य सुरक्षा भी तो होनी चाहिए ना भाई। तो इसके लिए भारत सरकार ने फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ को बढ़ावा में दिया जा रहा है, पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत। ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। अब इसमें जो है 2 कंपोनेंट बहुत बेसिक कंपोनेंट जो है इसमें यूज़ किया गया है। पहला कौन-सा है? बेसिक एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि क्या है इसमें रोड होगा, वाटर सप्लाई होगा, पावर सप्लाई होगा, इनका यूज़ किया जाएगा। और एक होगा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन फैसिलिटी जैसे कि क्या वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, है ना? ग्रेडिंग, सॉर्टिंग इन सब का इसमें यूज़ किया जाएगा और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि अ, जो भी क्लस्टर होगा तो उस क्लस्टर में कम से कम 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्लस्टर आप बनाएँगे, ये जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है ना 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और 5 फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये जो है क्या आता है, फिर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। अब जैसे ये आपका जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अब इसमें बैकवर्ड है और ये ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है, सप्लाई आता है और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मार्केट आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन दोनों को मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि जो किसान संपदा योजना है, ये कितनी बड़ी योजना है। इस योजना के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि अगर इस योजना का हम बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर पाएँ, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ वित्त की कमी रहती है, प्रशासन की कमी है, प्रशासन के ऊपर अत्यधिक दबाव है, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये योजना कहीं न कहीं हमें फूड प्रोसेसिंग के मामले में इंडिया को एक वर्ल्ड हब बना सकती है, क्योंकि खाने-पीने के मामले में जितनी वैरायटी हमारे यहाँ है, शायद ही किसी कंट्री में इतनी वैरायटी हमें देखने को मिले। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे जो पीएम किसान संपदा योजना है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और भारत सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन, ठीक है? फिर इसी को किसान संपदा योजना को ये मैंने पे हिंदी में उसको देख सकते हैं। आप लिखा हुआ हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। फिर आता है फिर ये जो पहली स्क्रीन थी, मतलब यहाँ तक हमने देख लिया कि कौन-कौन सी स्कीम्स भारत सरकार ने शुरू की है। अब आ रहे हैं फंड्स पे, कि कौन-कौन से फंड्स भारत सरकार ने बनाए हैं। तो पहला आता है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसका लिंक है कहीं न कहीं ई-नाम से, मतलब ये जो फंड है ये बनाया है किसने? ये बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? और ये जो तीनों के तीनों इसमें ये जो 2 फंड है, पहले वाले और दूसरे वाले, ये नाबार्ड देखता है। इसका जो क्रियान्वयन है वो नाबार्ड देखता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो ए ये जो है, ये एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्या है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये मंडीज़ मतलब ई-नाम में हमने क्या देखा था कि ई-नाम जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो एक साथ जोड़ता है, ठीक है? अब जो एपीएमसी है उसको हम मंडीज़ भी कहते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एपी मार्केट काउंसिल जो रहती है, ये एपीएमसी, ये जो है ये इनका ये जो एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, यहाँ पे इन लोगों का ये लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है? इस फंड से ये लोग लोन ले सकते हैं और ये लोन लेकर के क्या करेंगे, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
ठीक है, उस एरिया में, जिस एरिया से भी वो मंडी बिलोंग करती है, उस एरिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। तो इस फंड का ये वो है, क्या बोलते हैं, मिशन है। ठीक है, अब माइक्रो इरिगेशन फंड क्या है? तो माइक्रो इरिगेशन बेसिकली ये होता है कि आपने, है ना, छिड़काव छिड़काव सिंचाई सुनी होगी, एक आपने ड्रिप सिंचाई सुनी होगी, है ना। तो ये जो स्प्रिंकलर सिंचाई हो गया, है ना, ड्रॉप सिंचाई हो गया, एक ड्रिप सिंचाई हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब के सब माइक्रो इरिगेशन के एग्जाम्पल। तो इन्हीं को डेवलप करने के लिए भारत सरकार द्वारा माइक्रो इरिगेशन फंड का बनाया गया था। इसको कौन क्रियान्वित कर रहा है या कौन देख रेख कर रहा है? नाबार्ड देख रहा है। बेसिकली यही था। अब वाटरशेड डेवलपमेंट फंड क्या है? ये बेसिकली सिंचाई सुविधा को विकसित करने के लिए इस फंड को भारत सरकार द्वारा बनाया गया। तो ये हमने क्या देख लिया कि फंड के बेसिस पे भारत सरकार द्वारा क्या क्या काम किए। अब हम आते हैं कि कौन कौन कुछ मिशन बेस पे भारत सरकार द्वारा जो है मिशन चलाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सब मिशन, जैसे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म। ठीक है, दिस स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम कर रही है। इसका फोकस क्या है कि सब्सिडी प्रोवाइड करना, किसके लिए? वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कृषि उपकरण की खरीदी के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाना, किसको? फार्मर्स को। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारे नॉर्मल स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, कर्नाटक, यहाँ पे 40 से लेकर के 50% तक सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे 100% सब्सिडी अवेलेबल कर। ठीक है, और इनका एम क्या है? ताकि ये लोग जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं यहाँ तक ये लोग पहुँच सकें और अपने इक्विपमेंट्स के माध्यम से अपने प्रोडक्शन को ये लोग बढ़ा सकें। बेसिकली यहाँ पे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई है। फूड प्रोडक्शन अगर मतलब जैसे क्रॉप प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, क्रॉप प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो इससे जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर दूसरा मिशन कौन सा है? नेशनल बैम्बू मिशन है ना। अभी हाल ही में इसमें कुछ चेंज करके 2016-17 में भी एक शुरू किया गया है। और इंटीग्रेटेड नेशनल बैम्बू मिशन है वो, जहाँ तक है ना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब हॉर्टिकल्चर का भी एक मिशन शुरू किया गया था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन। उस मिशन के अंदर में एक नेशनल बैम्बू मिशन भी है। इसका शुरुआत कब किया गया था? 2006 और 7 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? कि जो बैम्बू है यानी कि जो बांस है उसका एरिया बढ़ाना, उसकी क्षमता बढ़ाना। और जब ये दोनों होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी, इसकी फार्मर्स की भी बढ़ेगी। और बांस के माध्यम से जो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, हस्तशिल्प जो बनते हैं, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जो बांस है, ठीक है, ये एक तो एमपी इसमें अव्वल आता है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न में अगर आप बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी बांस जो है अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है। तो इसलिए भारत सरकार द्वारा इन दोनों एरिया में डेवलपमेंट के लिए इसको चुना गया है। ठीक है, फिर और दूसरे कौन से मिशन आते हैं? ये हाल ही में शुरू किया गया था खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन यानी कि पाम ऑयल। इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पाम ऑयल प्रोडक्शन को 2025-26 जैसी भी आएगा तो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो हमें बढ़ाना है। जो खाद्य तेल है यानी कि पाम ऑयल है, उसमें हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। तो और इस पे स्पेशल फोकस कहाँ किया गया है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे और अंडमान निकोबार पे इस पे स्पेशल फोकस किया गया है। और 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था यूपीएससी का, उसमें पाम ऑयल के ऊपर से एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। और साथ ही साथ इससे एक और एम क्या है इसका? एक एम ये भी है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं ना पाम ऑयल, कहाँ से? मलेशिया और इंडोनेशिया से जो हम इंपोर्ट करते हैं, उस पे जो हमारी क्षमता है, मतलब डिपेंडेंसी है, उसको भी कम करना है। नेशनल ऑयल मिशन ऑन एडिबल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पाम ऑयल। तो एक और कौन सा मिशन है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है? ये कब शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा? ये 2007 में शुरू किया गया था। इसका एम क्या है? इसका एम है प्रोडक्शन बढ़ाना, किसका? राइस का, व्हीट का, पल्सेस का, सीरियल्स का, कमर्शियल क्रॉप्स का। कैसे बढ़ाएंगे? ये एरिया का एक्सपेंशन करना, मतलब कि जैसे अगर मान लो पहले अगर 10 एकड़ पे फसल उत्पादन होता था तो अब उसको बढ़ा करके 15 एकड़ करना। तो ये 2017 में ये शुरू किया गया था। फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करना है। अब फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सभी सभी व्यक्तियों तक, हर समय तक, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से और एक आर्थिक रूप से, और सुफिशिएंट यानी कि सुफिशिएंट का मतलब होता है यहाँ पे कि पर्याप्त रूप में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच की खाद्य सुरक्षा होती है। इसका अर्थ होता है कि सभी लोगों को
पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक हर समय भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त होना। ठीक है। फिर खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा की जब भी बात होगी ना, तो तीन इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक होता है खाद्य उपलब्धता, खाद्य तक पहुंच और खाद्य का उपयोग। ठीक है, यानी कि फूड सिक्योरिटी इज फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस एंड फूड यूटिलाइजेशन। अगर इन तीन में से किसी एक का भी मिसिंग होगा तो हमें फूड सिक्योरिटी को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये हमने देखा कि भारत सरकार ने भारत सरकार ने एक क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, है ना, स्कीम्स के बेसिस पे, फंड्स के बेसिस पे और मिशन के बेसिस पे इनको आधार बना करके कैसे भारत में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रयास किया गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या यूज़ किया है। अब ये बेसिकली क्या है, 2014 के बाद से जो जो भारत सरकार ने किया है ना, जो जो स्कीम्स लेकर आए हैं उन्हीं के ऊपर है ये। तो एक आया था स्किल इंडिया मिशन, ये मतलब पूरे एक जगह आपको मैंने स्कीम्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्कीम्स हैं। 7 स्कीम्स आपके आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी रहेंगी। और इसमें बेसिकली आप जो है ईयर डेट के साथ जो ईयर है इस पे मेन फोकस रखिएगा। जैसे स्किल इंडिया मिशन पता ही है आपको, यूथ में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमें ये बढ़ाना बढ़ाना है। क्योंकि कई बार जब हम भी पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भारत है, इंडिया में इतना लो क्यों है, तो एक उसका एक कारण ये भी है कि भारत में स्किल लेबर है ही नहीं, सबके सब अनस्किल्ड हैं। तो इससे अनस्किल के कारण क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करने से 10 बार सोचती है कि इंडस्ट्री हम सेटअप करेंगे नहीं करें। इंडस्ट्री अगर सेटअप हो जाता है तो रॉ मटेरियल बहुत लगता है, यहाँ पे वेस्टेज बहुत होता है, एम्प्लॉयमेंट में पैसा भी चला जाता है और आउटपुट वैसा नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को के समाधान के तौर पर 28 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिशन को शुरू किया था। फिर दूसरा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। हम जैसे हमारे जो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो भारत सरकार ने बहुत पहले भी शुरू किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन यानी कि आयात प्रतिस्थापन, है ना। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन इसका बेसिकली ये था कि जो चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अब मान लो अगर आप बाल्टी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बाल्टी अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो उसका उत्पादन हम यहीं पर ही कर दो। आप अगर साबुन लाइफ बॉय का अगर आप साबुन इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसका उत्पादन यहीं पे कर दो। ये होता है इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। और सबसे मतलब एक चीज़ ये भी है कि अगर आप बाल्टी नहीं कर पा रहे हो तो उसी के जैसे कुछ दूसरी चीज़ का आप बनाने लग जाओ जो बाल्टी के जैसे यूज़ हो सके। जैसे कुप्पी हो गई ना, पानी की कुप्पियाँ होती हैं, लोग यूज़ करते हैं। इसका इसका डेवलपमेंट कर दो, तो ये होता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इसी के तौर पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था कब, 28 सितंबर 2014 को, फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है। श्रमेव जयते योजना शुरू कब की गई थी? 16 अक्टूबर 2014 को। प्लान डिसाइडेड फॉर लेबर इन डेवलपमेंट। लेबर है, इन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। पीएम मुद्रा योजना को शुरू किया गया कब? 8 अप्रैल 2015 को। इसमें लोन दिया जाता है किसको? छोटे जो बिजनेसमैन है ना, इन लोगों को। अब यहाँ पे ये जो है लोन जो है वो कैटेगरीज में बटा हुआ था। एक होता है शिशु, एक होता है किशोर और एक होता है प्रौढ़, है ना। इसके आधार पे ये लोन्स बटे हुए थे। इनको सबसे कम, इनको मिडिल वाला और इनको सबसे ज्यादा। मतलब यहाँ पे लिमिट भी दी हुई है कि 50 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन पीएम मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है। फिर स्टार्टअप इंडिया। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो है एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक सिविल सर्विसेज हो गया, है ना। इन लोगों की बहुत इज्जत है। मगर जो इसके मतलब जो खुद का हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर का जो माहौल है, मतलब खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जो माहौल है ना, वो है ही नहीं। अब माहौल नहीं है तो इसके कारण क्या होता है कि हमें पता है कि हम अब यूएसए से पीछे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये बात आ जाती है कि यार कि एक वेल डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, फिर हम चाइना से भी पीछे। ठीक है। मगर चाइना में इन 70s के दौर में वहाँ पे है ना, जो स्टार्टअप कल्चर है उसके लिए पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, जिसका रिजल्ट अभी देखने को मिल ही रहा है। तो जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे वैसा माहौल है नहीं, तो उसको डेवलप करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को शुरू किया गया था कब? 16 जनवरी 2016 को। प्रमोटिंग नो एंटरप्राइजेस। ठीक है। फिर सेतु भारतम योजना को शुरू किया गया कब? 4 मार्च 2016 को। अब सेतु भारतम जो है वो इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म है ना। अब कई बार यहाँ से ट्रेन जब आ रही होती है तो फाटक बंद हो जाते हैं, ये रोड दी हुई है, अब यहाँ से फाटक बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे जो रुकने का टाइम रहता है वो वेस्ट होता है। यहीं सर ही एक ब्रिज बनाने की योजना है कि जितने भी फाटक हैं उन सबको कवर करते हुए ब्रिज बनाया जाएगा, जिसको हम सेतु भारतम प्रोजेक्ट नाम दिया है। अभी हाल ही में आप देखेंगे भी कि यहाँ पे है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे है ना, सेतु भारतम प्रोजेक्ट।
फिर दूसरा कौन सा होता है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। अब यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, अब इन दोनों में अंतर ये है कि जो स्टैंड अप इंडिया है ये बेसिकली जो पिछड़े क्षेत्र हैं, मतलब एससी वाले लोग हो गए, एसटी वाले लोग हो गए, और वुमेन एंटरप्राइजेस हर एक, मतलब जनरल वाले भी जो अनरिजर्व वाले हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है, वुमेन्स यहाँ पे पूरे शामिल हैं। इन लोगों को लोन कितना दिया जा सकता है, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है अपना कुछ भी उद्यम शुरू करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा अलग अलग मौके पर अलग अलग तरीके से किस तरीके से इन्होंने भारत में विकास की राह को सुगम बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग किया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों, ताकि अभी मेरे को ज़्यादा व्यूज़ वगैरह तो मिल, मगर फिर भी प्रयास तो जारी रखूंगा। आशा करता हूँ कि कभी ना कभी आप मेरे लेक्चर सुनेंगे और आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी के लिए। ठीक है, बाकी फिर ये अपने लेक्चर 4 के साथ जल्द आपके सामने इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जीडीपी देखेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे, और भी जो बेसिक बेसिक बातें होती हैं कवर करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे वीडियोस को प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स डालें, क्योंकि कमेंट डालेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं और मुझे क्या-क्या इसमें इनोवेशन करना चाहिए और कौन-सी नई चीज़ इसमें मुझे शामिल करना चाहिए, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके इन लेक्चर्स में, है ना? प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।